कीमती वक्त निकालकर आज हमारे पार्टी के हेडक्वार्टर दारुल में तशरीफ लाए। आपका बेहद शुक्रिया। मैं शुरुआत में आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ, आज मीडिया ने कांग्रेस के एक्स चीफ मिनिस्टर और एक्स यूनियन मिनिस्टर और मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर बन सकते जनाब कमलनाथ का बयान में देखा हूँ, स्टेटमेंट देखा हूँ, जिसमें कमलनाथ ने जो हमेशा से मैं कहते आया कि बाबरी मस्जिद की शहादत में जितना रोल आरएसएस बीजेपी का है उतना रोल कांग्रेस का भी रहा है। मेरी इस बात को और ऐसे कई हजारों लाखों लोगों की बात को दोबारा कमलनाथ ने साबित किया कि बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन और शहादत में कांग्रेस का भी बराबर का हिस्सा है। और कमलनाथ ने ये कहा कि राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी नहीं ले सकती, राजीव गांधी के रोल को नहीं भूलना चाहिए। ताला खोला राजीव गांधी ने और उन्होंने कहा कि उसको तारीख को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तारीख को इसलिए नहीं भूल सकते कि जब पहली मर्तबा बाबरी मस्जिद के अंदर रात के अंधेरे में चोरों की तरह मस्जिद के अंदर जाकर उसमें आइडल्स तो रखे गए थे मिंबर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उस वक्त किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस की थी। मुख्यमंत्री कौन था? जीबी पंत साहब थे। फिर उसके बाद मुसलमानों से मस्जिद को बंद कर दिया गया और पूजा की इजाजत दी गई। उस वक्त भी देश में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। फिर मामला बड़ा ताले खोलने का। ये बात बिल्कुल सच है। राजीव गांधी के ही जमाने में बाबरी मस्जिद के ताले धोखा देकर खोले गए और उस जमाने में मुस्लिम पक्ष को बुलाया तक नहीं गया और जज साहब ने 25 या 30 पेज का ऑर्डर 5 मिनट में दे दिया। और उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था और टाइपराइटर था उस जमाने में। बगैर सुने तो सरकार ने, राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने ताले खुलवा दिए और उसके बाद बूटा सिंह ने वहां पर शिलान्यास किया। तो ये बात कमलनाथ ने साबित कर दिया कि बाबरी मस्जिद को जो छीना गया है उसमें बराबर का रोल कांग्रेस पार्टी का बीजेपी आरएसएस के साथ रहा है। तो 48-49 से 6 दिसंबर 1992 तक बराबर कांग्रेस का रोल रहा इसमें डेमोलिशन में और इसको एक काम करने में। 6 दिसंबर के दिन बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट को ये वादा किया, गलत बोला, झूठ बोला कि वहां पर कुछ नहीं किया जाएगा बाबरी मस्जिद को उसके बाद डेमोलिशन कर दिया गया। तो ये सच्चाई है और इसमें बराबर कांग्रेस का और बीजेपी आरएसएस का रोल रहा है। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं से कि क्या आप लोग क्यों सेकुलरिज्म का एक झूठा चेहरा जनता के सामने हमेशा पेश करते आ रहे हैं? मैं पूछना चाहूंगा राहुल गांधी से कि क्या आपके वालिद जब देश के प्रधानमंत्री थे तो क्या उन्होंने बाबरी मस्जिद के ताले खुलाए थे? नहीं खुलाए थे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के तमाम लीडर से जो अपने आप को बड़ा सेकुलर और लिबरल कहते हैं, बल्कि अंदर से जितना नफरत उनके दिलों में है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर दोनों चलते हैं। कांग्रेस भी चलती है और आपके बीजेपी भी चलती है। अब वो बताएं इसके ऊपर। ये सच्चाई है। कमलनाथ जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। वही असली कांग्रेस का चेहरा है
और कमलनाथ साहब का एक बहुत बड़ा रोल भी रहा है। जब 84 में सिखों का जेनोसाइड हो रहा था दिल्ली की सड़कों पर, उस वक्त हम पूछना चाहते हैं कमलनाथ से और कांग्रेस से कि क्या कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी नहीं जानती कि रिकाबगंज के गुरुद्वारे में क्या हुआ? कमलनाथ जानते हैं। बहरहाल ये इनका बयान जो आया है, इससे कांग्रेस पार्टी का रोल उन्होंने एक्सेप्ट किया है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन में, बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीनने के लिए, बल्कि मुसलमान नहीं बल्कि जो इस देश के रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, जो इस देश में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को मानते हैं, जो सही मानों में सेकुलरिज्म को मानते हैं, लिबर्टी को, जस्टिस को मानते हैं, उनको जो शुरू से कह रहे थे कि ये मिले हुए हैं, मिल गया, सामने आ गया। और एक बात ये है कि जब ये बात कमलनाथ कह चुके हैं तो हम तो उम्मीद करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनवरी में कुछ फंक्शन करने जा रहे हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को भी अपने साथ में लेके जाएं, क्योंकि जो काम उनके वालिद ने शुरू किया उसको मोदी जी मुकम्मल कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने साथ राहुल गांधी को भी लेके जाएं। ये अच्छा रहेगा, राम और श्याम की जोड़ी रहेगी। तो इन दोनों को, प्रधानमंत्री को हम चाहिए कि, क्योंकि प्रधानमंत्री की पार्टी आरएसएस ने भी पूरा बराबर का हिस्सा अदा किया। अब आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बिल्कुल मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों ने मंदिर नहीं तोड़ी थी। और हैरत की बात यह है कि वो क्रिमिनल ट्रायल में किसी को सजा नहीं हुई। आप देखो कैसा एक सीक्वेंस देखिए आप, उस वक्त से लेके अब तक किसी को सजा नहीं हुई, माने सब मौजूद थे। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, जमीन पर पूरे आरएसएस और बीजेपी के नेता हैं। तो ये कमलनाथ का बयान कांग्रेस के असली चेहरे को जाहिर करता है और राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं, ये उनका असली चेहरा है। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को चाहिए कि राहुल को भी साथ ले लें, दोनों साथ लेके जाए। भाई आपने तो हमसे छीन लिया। अगर 6 दिसंबर को 1992 को मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या जजमेंट आता? अगर ताले बगैर मुस्लिम पक्ष को खोले नहीं खोले जाते तो क्या होता? अगर जब मस्जिद में मूर्तियां रखी हुई रात में तो आप अगर साफ कर देते, मुसलमानों को दे देते तो क्या होता? नहीं, कुछ नहीं होता। तो ये बराबर का इनका हिस्सा है। ये जो पूरी पिक्चर है बाबरी मस्जिद की, इसमें दोनों का बराबर रोल है, बीजेपी का, आरएसएस का, कांग्रेस का। इसीलिए मैंने हमेशा कह रहा हूं, एक किताब का हवाला दिया था कि कांग्रेस आरएसएस की मां है। ये बताना था आप लोगों को। और इससे अच्छा है, ये साफ हो रहा है कि ये सब चीजें देखने में आ रही। और जो लोग हम पे उंगली उठाते, उनसे पूछना चाह रहे, बोलो अब कमलनाथ जो बोल रहा है वो सच्चाई है वो? अब कमलनाथ के बयान पर ये कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जो बड़ा बड़ा स्कीम उठाकर भारत जोड़ो बोलते, क्यों झूठ बोलते तुम? 1986 में आपके वालिद प्रधानमंत्री थे, 92 में आपकी पार्टी सरकार में थी, 48-49 में आपकी पार्टी देश में, उत्तर प्रदेश में सरकार में थी, बूटा सिंह आपका मंत्री था। तो ये बात सामने आई और मैं उम्मीद करता हूं कि देश की जनता ये देख रही होगी जो कमलनाथ ने कहा है। मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम, राजस्थान की आवाम, मध्य प्रदेश की आवाम, छत्तीसगढ़ की आवाम, जो भारत की असल रूह है, वो रूह क्या है, उसका सोल क्या है, उसका लिबर्टी है, जस्टिस है, इक्वालिटी और सेकुलरिज्म है। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म नहीं, जो सेकुलरिज्म बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था और संविधान में लिखा, उसको बाद में इनकॉर्पोरेट अलग हुआ। तो हमको यकीन है, और अगर किसी में अगर गीरत होगी तो वो एहतियात करेंगे कांग्रेस पार्टी से। जो हमको उंगली उठा रहे, देख लो कमलनाथ ने जो बयान दिया है वो आप तमाम के लिए काफी है।
और तेलंगाना में यहां पर सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को भी इलीगल तरीके से डिमोलिश कर दिया गया था। मगर यहां की सरकार और यहां पर एमआईएम पार्टी एक ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी थी, यहां की जनता बाशऊर थी, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर यहां की जनता के पास है। यहां पर दो नेशनल पार्टीज नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी के फुटबॉल की तरह खेल देख लो हमको। तो इसीलिए कि केसीआर ने इसकी जिम्मेदारी को समझा और दोबारा सेक्रेटेरिएट की मस्जिद बनी। मगर यही कांग्रेस पार्टी ने 1992 में कहा था कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इनके सीडब्ल्यूसी में कहा था, सब झूठ था वो। ये कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है। और कांग्रेस पार्टी का चेहरा आपको देखना है तो दिल्ली मैसेकर देखो आप, आसाम में 10,000 लोग मारे गए। इनका चेहरा देखना है आपको तो आप हाशिमपुरा देखो, मलियाना देखो। इनका चेहरा देखना है तो आपको 1969 का अहमदाबाद का राइट्स देखो, 1980s के का अहमदाबाद का राइट्स देखो, श्री कृष्णा कमीशन उठा के पढ़ लो आप, भिवंडी के कमीशन की रिपोर्ट उठा के पढ़ लो आप। तो ये कांग्रेस पार्टी का बराबर मैं कह रहा हूं, कोई फर्क नहीं है कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे में। एक जरा ज्यादा सख्ती से बोलते, एक जरा अंग्रेजी में हिंदी मिलाकर मुस्कुराहट से बोलते, तो ये फर्क है। अब दूसरी जो है चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि तेलंगाना में पिछले 9 साढ़े 9 साल से स्टेट बनने के बाद यहां पर टीआरएस या बीआरएस की सरकार है। जून 2014 में रियासत तेलंगाना तश्कील में अमल में लाई गई। 9 साल में कर्फ्यू तेलंगाना में भैंसा टाउन में 2020 में एक बार लगा और वो भी नाइट कर्फ्यू था 2021 में, और कोविड के दौरान कर्फ्यू था। जब कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में इक़्तिदार में थी 1990 से, 90 में भी इक़्तिदार मिला उनको, फिर राजशेखर रेड्डी 2004 में 90 में चिन्नारेड्डी साहब बने थे, फिर एन जनार्दन रेड्डी साहब थे, बीच में तेलुगु देशम आई, फिर 2009 में ग्रेट राजशेखर रेड्डी ने 2004 में कांग्रेस को दोबारा लेकर आए थे। तो आप 1990 से 2012 तक आप देखेंगे 11 कर्फ्यू नाफिज हुए थे हैदराबाद में, पूरे तेलंगाना में 10 हैदराबाद में थे। और कितने दिन का कर्फ्यू था? 113 दिन का। 1990 से 2012 तक 113 दिन का कर्फ्यू हैदराबाद में था। और 2014 से 2023 नवंबर की तारीख, आज की तारीख तक 2 बार कर्फ्यू लगा भैंसा में और फिर कोविड में। और जब 1990 और 2012 से आप देखें हैदराबाद में, निजामाबाद में, मेदक में, नलगुंडा, रंगारेड्डी, आदिलाबाद में, करीमनगर, मेहमनगर, ये पूरे कम्युनल सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स कहलाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, यहां पर पीस है। हैदराबाद बल्कि तेलंगाना जीडीपी के लिहाज से पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है। ये दूसरी चीज है। और मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम जब 30 नवंबर के दिन वोट डालने जाएगी वो इन तमाम बातों का नोट लेगी और एक अच्छा फैसला करेगी। तीसरी बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह आवाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है कि अल्लाह ने हमको कामयाबियों से हमकिनार किया है। 2018 में हमने 8 उम्मीदवार खड़ा किए थे, 7 अराकीन असम्बली हमारे मुंतखब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अवाम का साथ मजलिस के साथ रहा, इंशाअल्लाह है और मुस्तक़बिल भी रहेगा। इसलिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में रहकर काम करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के गम में,
आवाम की तकलीफ में, आवाम के दरमियान में रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम का मजलिस का दफ्तर हफ्ते में 6 दिन खुला रहता है और बहुत से आप लोग माशाल्लाह से आते हैं। आप देखते हैं कि हमारा काम करने का तरीका सबसे अलग है, मुनफरिद है। तो मजलिस के साथ अरकान असेंबली कामयाब हुए। अब जाहिर है हमको अपने अरकान उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है, मगर मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने मजलिस के अरकान असेंबली जिसको अवाम ने मुंतखब किया, उन्होंने मेहनत की, जुस्तजू की, अपने लिहाज से काम करने की कोशिश की। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे तमाम मौजूदा अरकान असेंबली का। और साथ ही साथ मैं बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस असेंबली, तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन में हम लोग मौजूदा 7 असेंबली हलकों के साथ साथ राजेंद्र नगर और जुबली हिल पे भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो 9 असेंबली हल्के पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेगी। और मैं आपके बात बताना जरूरी समझता हूँ कि 2018 में ही ये बात तय हो गई थी कि 2023 में जब असेंबली के इंतखाबात होंगे तो अहमद पाशा कादरी साहब और मुमताज अहमद खान साहब की जगह पर किसी और उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा। अहमद पाशा कादरी साहब तो हमारे लिए स्टालवर्ट हैं और मेरे ख्याल से वो मजलिस के जितने लोग आज पुराने बुजुर्ग जो बरसों से वाबस्ता है मजलिस से, मेरे ख्याल से अब्दुल वाहिद ओवैसी को देखने वालों में शायद अहमद पाशा कादरी हैं और थोड़े बहुत लोग हैं। वो हमारे वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के बड़े करीबी साथी थे। अहमद पाशा कादरी साहब की जो खिदमत मजलिस के लिए है वो नाकाबिल फरामोश है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और अकबर की हमारी उम्र होगी 10 या 11 साल की, और उस वक्त से मैं और अकबर हमारे वालिद की जीप में बैठकर तेलंगाना के उस वक्त के आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में दौरा करते थे। तो उस वक्त मेरे वालिद के साथ, सालार के साथ अहमद पाशा कादरी साहब, रहमत हुसैन, मरहूम रहमत हुसैन जैदी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, शेख मोहम्मद अख्तर साहब, ये लोग जाते थे। मैं उस जमाने से अहमद पाशा कादरी साहब की वाबस्तगी को देखा हूँ। अहमद पाशा कादरी साहब कई मरतबा सालार के साथ जेल में भी गए और बहुत कम लोग जानते हैं कि अहमद पाशा कादरी साहब जेल में मरहूम कायद के सामने बैठकर नाते सुनाते थे जेल में। और अहमद पाशा कादरी साहब की जितनी मैं तारीफ करूं, उनकी खिदमत के बारे में बोलूं, बहुत कम होगा मेरे लिए। और बेइंतहा बेलोस तरीके से मजलिस की खिदमत करते आए और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आइंदा भी वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और खिदमत करेंगे। मुझ जैसे कमज़ोर इंसान की वो रहबरी भी करेंगे, अपने मशवरों से मुझे आरास्ता करेंगे। मुमताज अहमद खान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया थे, कॉर्पोरेटर थे पहले, फिर उसके बाद 94 में एमएलए बने। 1996 में मुमताज अहमद खान साहब सालार का पार्लियामेंट इलेक्शन था, मजलिस में नहीं थे, तब भी मुमताज अहमद खान साहब सालार के इलेक्शन में काम किए। पार्लियामेंट इलेक्शन में जो वेंकैया नायडू साहब इलेक्शन में लड़े थे, फिर वो मुमताज अहमद खान साहब मजलिस में आए। मैं अकेले एमएलए था, फिर हम 2 एमएलए हुए। 99 में अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मजलिस के एमएलए बने, फिर 2004 में एमएलए बने, 2009 में बने, 2014 में बने, फिर 2018 में बने। तो माशाअल्लाह से मुमताज अहमद खान साहब से मेरे पर्सनल ताल्लुकात भी हैं और मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। मैं इस मौके पर उनकी मरहूम वालदा का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि उनकी मरहूम वालदा बड़ी नेक खातून थी और इतना मुझसे मोहब्बत से पेश आती थी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो मरहूमा की बड़ी मोहब्बत से उनकी वालदा मुझसे मिलती थी। मैं जब कभी भी उनसे मिला, छुट्टी मिला, मेरे सर पे हाथ रखकर दुआएं देती थी।
अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और ख़ास तौर से मुमताज़ अहमद खान साहब के वो दो मामू मसूद शाह साहब जो शिकागो में हैं, ये लोग अपनी जवानी में मजलिस का साथ दिए थे। आज अमेरिका में है, क़याम पज़ीर है। अल्लाह उनकी हर मुश्किल को आसान करे। वो लोग बड़ी मोहब्बत से सरपरस्ती करें, आज भी करेंगे, मुझे यकीन है। फिर मैं इस मौके पर नहीं भूलना चाहूँगा हमारे कलीम हसन साहब को। कलीम हसन का भी बहुत बड़ा रोल रहा इसमें। फिर हमारे बैंक के मैनेजर खशमत साहब, अल्लाह उनको भी खुश रखे। तो मुमताज़ खान साहब से मेरे ताल्लुकात एक ज़ाती लेवल पे अच्छे ताल्लुकात हैं और बराबर रहेंगे। मुमताज़ खान साहब अमेरिका में थे। अमेरिका से उनकी वापसी के बाद मैं मुमताज़ खान साहब अहमद पाशा कादिर साहब को बुलाकर दारुस्सलाम में उनसे बताया कि भाई जो बात पहले से तय थी आपको मैं बता रहा हूँ कि इस बार मैं आपको और पाशा कादिर साहब को दोबारा MLA का टिकट नहीं दे सकता हूँ, और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग मजलिस से वाबस्ता रहें और बल्कि इलेक्शन में आगे बढ़कर एक बड़े बनकर आप मजलिस के लिए काम करें। तो दोनों ने मुझसे कहा कि बिल्कुल सही है, बराबर हम जमात के साथ थे, है और रहेंगे, हम मजलिस के लिए काम करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ उनके उस मोहब्बत भरे अल्फाज का, उनकी वाबस्तगी का जो उन्होंने पाशा कादरी साहब और मुमताज़ खान साहब ने कहा। और मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन में पाशा कादिर और मुमताज़ खान साहब दोनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करेंगे, मजलिस के उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे। और उनका एक बड़ा तजुर्बा है, हम उस तजुर्बे से फ़ायदा ही हासिल करेंगे। और आज के दिन मैं जो है चंद असम्बली सीट के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करूँगा आपके सामने। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि 9 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर मजलिस इलेक्शन लड़ेगी, जिसमें मौजूदा 7 MLAs की कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजेंद्र नगर की असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी और जुबली हिल्स है। तो आज मैं बहादुरपुरा, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स के कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं करूंगा, वो शॉर्टली करूंगा आपके सामने। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पार्टी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी दोबारा इंशाअल्लाह चंद्रायन गुट्टे से मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे। अहमद बलाला साहब मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। कौसर मोहिउद्दीन साहब कारवान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। फिर माजिद हुसैन नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। याकुलपुरे से जाफर हुसैन मेरान साहब इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। और चार मीनार से एक्स मेयर जुल्फिकार खान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। तो ये अहम बातें मुझे आपको बताना था, ये आपको बता चुका हूँ। अगर आपके कोई सवालात हैं, ये 3 असम्बली हल्कों का ऐलान कब होगा मैं जल्दी कर दूंगा, क्योंकि आज से नॉमिनेशन की तारीख शुरू हुई है, तो ये करूँगा। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे पूरे उम्मीदवारों को का वो MLA बनेंगे, कामयाब होंगे। अवाम की उनका साथ मिलेगा, अवाम की दुआएं, अवाम का और उनको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारी कैंपेन का आगाज़ भी कल परसों शुरू हो जाएगा। तो दूसरे 3 असम्बली हल्के जात का इंशाअल्लाह मैं जल्द से जल्द आपके सामने नामों का ऐलान करूँगा। सर, कांग्रेस जितना गुनहगार आपसे माना है, प्रमोद साहब, आप जानते हैं कि हमारे पास कई हमारे दलित बैकवर्ड क्लास के हाई कॉर्पोरेटर्स भी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला देखिए क्या होता है। मैं नवभारत से महेश उपाध्याय। सर, कांग्रेस को जितना आप गुनहगार माने हैं, उनके सपोर्ट में MIM पार्टी भी थी, तो वो भी उतनी गुनहगार थी क्योंकि उनके सपोर्टर रहे सो है। कौन? कांग्रेस पार्टी के MIM जो है सो जिस समय में सत्ता में वो थी, जब है सो एक मिनट आप ही का सुन तो लीजिए, आपका सवाल मैं समझ गया हूँ। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कांग्रेस पार्टी ने ही MIM पार्टी ने डिवीजन कराया था। और पर्सनली जितना एज अ फैमिली हम लोग तकलीफ उठाए, उस वक्त कोई भी नहीं उठाया। मैं उसमें तारीख में जानना चाह रहा हूँ।
यूपीए की सरकार बनी, कांग्रेस की नहीं बनी थी, यूपीए की बनी थी। फिर 2012 में हम छोड़ गए यूपीए को। क्यों छोड़े? क्योंकि किरण कुमार रेड्डी की सरकार जो यहाँ पर थी, यहाँ पर कई कम्युनल राइट शहर में हो रहे थे। शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, उस जमाने में जो लोग रात में शादी खाने से वापस अपने घर को आते थे तो ऑटोज पे स्टैबिंग होती थी। आप देख लीजिए, हम छोड़ दिए, यूपीए को छोड़े और सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। मगर ये बाबरी मस्जिद का तो फैक्ट है। कमलनाथ जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सच है। वो मैं जो आपसे कह रहा हूँ, जीबी पंच से लेके 1992 6 दिसंबर तक इन्हीं की तो सरकार थी। मुदा सिंह साहब शिलान्यास किए। डेवलपमेंट का आप बोले सर, साउथ अपना ओल्ड सिटी पूरा जो है सो उस्मानिया ले लीजिए, सालारजंग म्यूजियम ले लीजिए, सेंट्रल लाइब्रेरी ले लीजिए, पूरा डस्ट का यानी मूसी रिवर को इतना सुंदर बनाने का था, पूरा आपका क्षेत्र आता जो बिल्कुल है तो एक डंपिंग यार्ड के समान है। आप ऐसो हाईटेक सिटी चले जाइए, बोलते हैं पेरिस है बोल के, तो आपके क्षेत्र में इतनी। आप कहाँ रहते भाई? मैं अफजलगंज में रहता हूँ। अच्छी बात है, आप सुन लीजिए। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बन रही, नई बिल्डिंग बिल्कुल बन रही। हाईकोर्ट में रुका हुआ, हम तो बोल दिए, हम तो यहाँ तक बोले कि अगर पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना है तो तोड़ दीजिए। आप शायद भूल गए आप कि परसों वहां पर 2 नए ब्रिजेस बन रहे हैं। मेट्रो का काम शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी बात आप बोल रहे थे, हाँ और एक बात आपको बता रहा हूं, बापू घाट से लेके, बापू घाट मालूम ना, बापू घाट से लेके मूसा नदी से मूसाराम बाग तक एक नई रोड का आरडीपी बन चुका है। ये काम हम फ्यूचर में कराएंगे। अब रहा सवाल आपके अफजलगंज का, आपके एमएलए कौन है? सुनिए सुन तो लीजिए। जो एमएलए है आपके पूरे एमएलए है सर। देखिए आप मुझसे बहस करना चाह रहे हैं तो आप जर्नलिस्ट बनिए या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन जाइए। आपके एमएलए कौन है? राजा सर, उनसे पूछना था। चलिए सेकंड आपका पोटेंशियल जो है कई ज्यादा फंक्शंस है, तो आपका साहब भी बोले कि हम ज्यादा सीट में लड़ेंगे, तो आपने सीट को बढ़ाया है। अगर 50 सीट 40 सीट या फिर जो 36 माइनॉरिटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है जो कि माइनॉरिटी वोट मायने रखते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज में वहां पे क्यों नहीं जा रहे हैं? निजामाबाद में भी क्यों नहीं जा रहे हैं? पार्टी का फैसला है, पार्टी का फैसला है। अब भैया आपका टीवी चैनल हर जगह नहीं गया तो गुस्सा क्यों है भाई? केबल पे आपका चैनल नहीं आता, अब उसका क्या जवाब देंगे आप? आपकी मैनेजमेंट का फैसला है, तो हमारा भी फैसला है। और हम खुला बोल दिए, जहां पर एमआईएम का कैंडिडेट रहेगा वहां पर आप वोट डालिए, जहां पर नहीं रहेगा आप मामों का साथ दीजिए। अभी पिछले दिनों में 10 दिनों में देखने को आया कि आप बीजेपी पे 10% अटैक कर रहे हैं तो 90% कांग्रेस पे कर रहे हैं, वही हम टीआरएस का है। तो ऐसा क्या है कि आप बीजेपी पे उतना अटैक नहीं कर रहे हैं जितना अटैक आप कांग्रेस पे कर रहे हैं? भाई साहब आप मेरे को कहा है तो बता दीजिए, मैं बोल लेके बोलता हूँ। बीजेपी के बारे में जितना मैं बोल रहा हूँ वो तो कोई बोल ही नहीं रहा। बीजेपी को बराबर बोल रहे, दोनों को बोल रहे, दोनों को बोल रहे हैं। मगर एक बात बताइए कि जहां पर तेलंगाना में, कम से कम तेलंगाना में बीजेपी को अगर रोक कोई रहा है तो कौन रोक रहा है? और अगर जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है वहां बीजेपी आगे बढ़ रही है। यहां पर तो तेलंगाना में बीजेपी को रोक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आज कल भी रोकेंगे, मगर कोई फर्क नहीं है दोनों में, बीजेपी कांग्रेस में। कमलनाथ ने कह दिया ना, आज तो रिडिरेक्ट कर दिया जो मैं बात कह रहा हूं। बराबर हम तनकीद का निशाना बन रहे, तनकीद कर रहे भी उनको। मगर जब प्राइम मिनिस्टर आते, अमित शाह आते, एक ही उनके जबान पर ओवैसी के हाथ में, अभिनव आते, राहुल गांधी। अरे भाई कम से कम आप लोग समझाइए उनको कि त्रिपुरा नहीं लड़े, हम आसाम नहीं लड़े भाई, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं शायद वो, डेवलपमेंट स्टडीज पढ़े। अरे भाई थोड़ा बताइए उनको। हाँ अगर वो
अब जब इतना नाम लिए हैं तो मैं त्रिपुरा के हमारे एक दोस्त है जो रॉयल फैमिली के हैं प्रज्वल, मैं उनसे कांटेक्ट किया, बोला भाई साहब कभी जरूरत पड़ी तो बुला लीजिए, ज्यादा पुकार रहे हैं यहाँ पर, तो शायद हो सकता है त्रिपुरा जाऊंगा, आज आसाम भी जाऊंगा। बदरुद्दीन भाई अगर बोले आसाम को आ जाओ सर भाई तो हाजिर होंगे। इनको समझाइए, बोले जाते हैं। अच्छा ये बताइए पैसे लिए, अरे भाई साहब पैसों की कदर कीमत तुम्हारे पास होगी, हमारे पास मोहब्बत की कदर कीमत है, हमारे पास जज्बे की कदर कीमत है, हमारे पास खिदमत की कदर कीमत है। 2008 में न्यूक्लियर डील जब हो रही थी, आप कभी जगन मोहन रेड्डी से सुनना ये बात, जगन मोहन रेड्डी से पूछना कि रात के 12:30 बजे 34 अशोक रोड पर गाड़ी में कौन आके मुझसे मिले थे और उसमें कौन एमपी बैठे हुए थे, 2 एमपी बैठे हुए थे, और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या जवाब दिया था? कभी पूछा जगन मोहन रेड्डी से आप? नहीं, वो हंस के मुस्कुरा के हाँ बोल के आपको बहुत अच्छा मुस्कुराते हमारे दोस्त। अरे भाई 2008 में तुम्हारा साथ दिए न्यूक्लियर डील में, जब खड़े होकर हम तकरीर किए, तुम्हारा वोट दिए, जब तुम कितने पैसे दिए थे राहुल गांधी बताओ? फिर किरण कुमार रेड्डी की सरकार थी यहां पर, तेलंगाना के कांग्रेस के एमएलए रिवोल्ट कर रहे थे, आंध्रा के कांग्रेस के एमएलए रिवोल्ट कर रहे थे, हम सपोर्ट किए किरण कुमार रेड्डी को। कितने पैसे दिए थे किरण कुमार, राहुल गांधी की पार्टी हमारे को? तीसरे प्रणब मुखर्जी का प्रेसिडेंट इलेक्शन था, यूपीए की मीटिंग हो रही थी, मैं हिमाकत किया उस मीटिंग में, नहीं कर मैंने बाद लोग बोलने कहा था, मैं बोल दिया, बोला देखो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से आपको क्रॉस वोटिंग होगी। फौरन मीटिंग के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, मरहूम अहमद भाई पटेल, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, और मैडम सोनिया गांधी अहमद भाई को बोले ओवैसी भाई आप मत जाओ, जरा अलग बात करना है। मैं रुक गया। उसके बाद मेरे को बुला के बोले जरा ये काम करना है आप। मैं क्या कर सकता हूँ, जेल में आप डाले उसको मैं नहीं डाला। बोले आप किसको बुझाओ? बोले नहीं आपको जाके बात करना पड़ेगा, आपका दोस्त है। जेल में जाके जगन मोहन रेड्डी से मैं कन्विंस किया। जगन मोहन रेड्डी तो आधा घंटा बात ही करने तैयार नहीं थे मेरे से। बातचीत हुई, बातचीत के बाद जगन मोहन रेड्डी मेरे को बोले असद भाई आप बाहर निकल के बोल दो मीडिया को चंद्रोला जेल में कि मैं सपोर्ट करूंगा, मैं नहीं करता अपने काम, आपका डिसीजन आप बोलो, मैं कन्विंस करने आया, आपका शुक्रिया, आप कन्विंस हो गए। फिर जगन मोहन रेड्डी को मैं बोला, जगन मोहन बोले फिर प्रणब मुखर्जी आए तो मेरी मां से मिल सकते क्या? बोला बराबर मिलेंगे। आप रिकॉर्ड उठा कर देखो, प्रणब मुखर्जी जब एयरपोर्ट से उतरे, जगन मोहन रेड्डी की मदर के पास पहले जाके मिले थे, असदुद्दीन ओवैसी काम करा थे। आप भूल जाते, सुनिए, आप भूल जाते हैं चीजों को। अमेठी आप हार गए, अमेठी हार गए, मेरी वजह से हारे, या फिर स्मृति ईरानी से पैसे ले लिए थे आप? बोलो, अरे बोल सकते ना, मैं ही बोल सकता हूं। आप स्मृति ईरानी ने पैसे दिए थे क्या आपको जो हार गया? और क्या आपने 2014-19 में तो आप पार्टी प्रेसिडेंट थे, पार्टी प्रेसिडेंट आप थे, आपने कितने पैसे लिए मोदी से बताओ? मैं तो सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़ा राहुल गांधी, तुम तो 400 कितने लड़े, 500 लड़े, और वो लड़के तुम 40-45 पे, तो तुम मोदी से कितने पैसे लिए बताओ मेरे? तुम्हारी तरबियत होगी पैसों की, मेरी तरबियत कुर्बानियों पर हुई है, मेरी तरबियत मोहब्बत पे हुई है। आप ये बात कर रहे हैं तो मैं बहुत बोलना आता मेरे को, बहुत सी बातें बोल सकता हूं, इतने बातें मेरे पास है। अच्छा, जिस वक्त रामनाथ कोविंद साहब प्रेसिडेंट बने, उस वक्त कांग्रेस का कैंडिडेट कौन था? क्या मैडम सोनिया गांधी फोन करके मेरे को नहीं बोली यू मस्ट सपोर्ट? आई सेड यस आई विल सपोर्ट। महात्मा गांधी के पोतरे वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे प्रोफेसर साहब, उन्होंने फोन करे मेरे को, आई एम विद सोनिया गांधी, मिस्टर ओवैसी, आई वांट टू कम एंड मीट यू। बोला सर यू शुड नॉट कम एंड मीट मी। बोला, बोले क्यों, यू नॉट गोइंग टू सपोर्ट मी? बोला नो सर, आप महात्मा गांधी के पोते हैं, आपका फोन करना मेरे लिए काफी, हम वोट देंगे आपको।
आज आप ये बात करते हैं, ये एरोगेंस है। राहुल गांधी ये समझते हैं कि बस मैं नेहरू परिवार का डिसेंडेंट हूं और मैं जो चाहे बोलूंगा, जनता मेरी बात सुनेगी। अरे राहुल गांधी, देश बदल गया, अब वो फ्यूडलिज्म खत्म हो गया। जो जमीन पर मेहनत करेगा, बात करेगा, उसी को लोग अप्रिशिएट करेंगे। मगर वो अभी है वो पुराना एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते राहुल गांधी, एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते। तो देखो नतीजा यही है। कौन बोले? अरे छोड़िए ना, अरे छोड़िए ना, छोड़िए, कहाँ कौन सी बात कर रहे हैं? शोर हमारा है, जोर हमारा है, सरकार हमारी नहीं। माहौल छोड़िए, कहाँ का माहौल? अरे किधर का माहौल? बीआरएस को मेरी बात नोट कर लो आप। बीआरएस इंशाअल्लाह ताला अपनी ताकत पे सरकार बनाएंगी। बीजेपी ये चाहती है कि तेलंगाना में कोalition का माहौल बने। मोदी यही चाहते हैं, आरएसएस यही चाहती है, मगर तेलंगाना की आवाम ये नहीं चाहती। तेलंगाना की आवाम ये नहीं चाहती। अरे जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त, जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना आप लोग समझो बात को। आप लोग एक बात समझिए कि मेरे को आप लोग की तरह तजुर्बा नहीं है, కొంచెం छोटा छोटा तजुर्बा है, लिटिल। मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूं आपको। मेरी बात समझो, आप मेरी बात समझो, देख लो आप। अरे कैसा आप बोलो that there might be a split in the Muslim vote between Congress and BRS, and is that the reason why you keep saying that minorities must vote for BRS? No, I'm not worried. Why should I be worried? I'm confident that every section of the society would vote for all the 9 MIM candidates and make their MLAs. And every section of Telangana society, whether they are backward classes, scheduled caste, scheduled tribe, minorities, upper caste, farmers, every section would vote for Mamu. BJP recently said that they want to remove एक कर दे। ऐसा देखिए, नहीं ऐसा है ना, मैं खड़ा करता तो देखो इनको कामयाब करने खड़ा कर रहे, नहीं खड़ा करे तो भी तकलीफ है। अब मेरे पास कोई दवा नहीं है जिसके पेट के दर्द को दूर करने की। खड़ा करे तो भी सर में दर्द, नहीं खड़ा करे तो भी पेट में दर्द। अब ये सर की पेट की दर्द की सियासी दवा नहीं है मेरे पास। मैं अपनी पार्टी के हक में जो सही फैसला रहेगा वो फैसला हम लेंगे। और हमारा मकसद ये है कि तेलंगाना में पीस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, तेलंगाना में तरक्की, प्रोग्रेस होता रहे। ये काम कांग्रेस बीजेपी नहीं कर सकती, ये काम नहीं कर सकती कांग्रेस बीजेपी। मैं फिर से कह रहा हूं कि तेलंगाना की आवाम के पास 2 नेशनल पार्टीज नहीं है। यहां पर एक रीजनल पार्टी है, और जहां कहीं भी देश में रीजनल पार्टी रही है वहां पर नेशनल पार्टीज स्पेशली माइनॉरिटीज को फुटबॉल नहीं बना सकती। जहां पे दोनों रहते फुटबॉल बनाते। अब कमलनाथ का बयान आप देख लो मध्य प्रदेश में, अब क्या ऑप्शन है मुसलमानों को वहां पर या माइनॉरिटीज को? क्या ऑप्शन है उनको? बोलो आप, ऑप्शन क्या है उनके पास? अब कांग्रेस क्या बोलेगी? नहीं बीजेपी से लड़ना है हमको। अरे बीजेपी से लड़ना है तो तुम उनकी तरह होकर लड़ेंगे, तो हिंदुत्व के और हिंदुत्व में जाएंगे क्या? तो यहां पर जो बैलेंस ऑफ पावर है, यहां पर जो ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स है, वो बहुत बड़ी एक देन है तेलंगाना के अवाम की। सर इजराइल के वार में आपने कहा सर कुछ देर पहले तेलंगाना पार्टी ने अब उनका फैसला है, ये अनाउंस किया है कि केसीआर को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप टीआरएस के सपोर्ट में हैं। अरे छोड़ दीजिए ना, वो कौन है मेरे को नहीं मालूम।
मालूम, उनका वजूद ही नहीं है। अरे बेटी है आपके दोस्त जगन्मोहन रेड्डी की बहन है। हाँ? वाईएसआर की बेटी है आपके दोस्त जगन्मोहन रेड्डी की बहन है। ऐसा है ना, मैं यही तो आपको बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ रहे नहीं मेरी बात को। मैं भी बहुत बड़े लीडर का बेटा हूँ, बहुत बड़े लीडर का बेटा हूँ, और मैं उनका 5% भी नहीं हूं। मगर मैं जाके अगर बोलूंगा सालार के नाम पे वोट दे दो तो लोग बोलेंगे एक बार नहीं दिए, 2 बार नहीं दिया, बताओ तुम क्या है। और मेरे को बहुत तकलीफ भी होती है कि आज भी जब मैं जाता हूं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो एक 12 साल का बच्चा मतलब सालार का बेटा आया देखो, तो वो छोड़ दीजिए, वो होंगे तो क्या करने का है? कोई तोप है क्या? भाई कोई नेहरू परिवार से क्या तोप है क्या? है आप है बहुत अच्छा है, तो क्या करेंगे? देखिए हीरो वर्शिप का जमाना खत्म हो चुका है, अब कोई वर्शिप नहीं करेगा, जनता देख रही है। सर 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 जीत का दावा कर रहे हैं, तो क्या ये पार्टी वैसा है पार्टी खेल को बिगाड़ सकती है? क्या उसका उतना वजूद है? अरे उनका वजूद ही नहीं है यहाँ पर मेरे दोस्त, वजूद ही नहीं है। वहां जाकर मिले थे कांग्रेस से, फिर कुछ बना नहीं, वो इलेक्शन लड़े, वजूद ही नहीं है उनका। क्या बोलना उनके बारे में, छोड़िए ना, क्या वक्त खराब। सर इजराइल के वार के बारे में आपने बहुत कुछ कहा है। फिलहाल जो स्थिति है पैलेस्टाइन में और जिस तरह से वार हो रहा है, क्या लगता है आज अरशद मदनी भी जरा खामोश हो जाइए भाई, जरा प्लीज, जिसको बात करना है बाहर चले हो, जिसको मेरे हटाओ जी वहां से, जो जर्नलिस्ट से निकालो, बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ। क्या बोले? इजराइल वार पे आपने बहुत कुछ कहा है। फिलहाल जो स्थिति है उसके बारे में क्या कहना है? आज अरशद मदनी ने कहा कि हमास जो लड़ रही है पैलेस्टाइन के लिए वो स्वतंत्रता सेनानी है, क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि गाजा में जेनोसाइड हो नहीं बल्कि हॉलोकॉस्ट हो रहा है। जेनोसाइड नहीं, गाजा में हॉलोकॉस्ट हो रहा है। गाजा में हॉलोकॉस्ट हो रहा है। 10,000 लोग कब तक मार दिया गया, जिसमें से 5,000 मासूम बच्चे हैं, 4,000 के करीब महिलाएं हैं, 10,000 बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया, 50,000 महिलाएं प्रेग्नेंट है वहां पर। गाजा में 36 हॉस्पिटल में से 20 हॉस्पिटल को इजराइल बर्बाद कर दिया। तो इजराइल इस पूरी दुनिया में एक डिस्क्रिमिनेशन की बेहतरीन मिसाल है, पूरी दुनिया में। बल्कि इजराइल का ये जो पॉलिसी है वो तो उस वक्त के साउथ अफ्रीका को भी शर्मिंदा कर देगा। इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना जुल्म वहां पर फलस्तीनियों पर किया जा रहा है। आप बताइए 10,000 में 4-5 हजार मासूम बच्चे हैं, 3-4 महिलाएं हैं, और पूरे सुपर पावर बैठ के देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। अगर इजराइल के इतने लोग मर जाते तो क्या होता था वहां पर? इजराइल के इतने लोग मर जाते तो क्या होता था वहां पर? और 75 साल से फलस्तीनों को मारा जा रहा है। 1948 में नखबा हुआ, 7 लाख फलस्तीनों को निकाल कर आप फेंक दिए, यही इजराइल लोग 48 से। और आप लोग मालूमात के लिए कह रहा हूं कि इजराइल में अगर कोई फलस्तीनी चलता है तो उसकी रोड अलग, उसका रास्ता अलग, गाड़ी का नंबर प्लेट अलग। आप बताओ दुनिया में कौन सी जगह ऐसा होता? बताओ। फलस्तीनी है तो उसका रोड अलग, उसका रास्ता अलग, नेम प्लेट है। उसको अगर जाना है तो 100 क्रॉसिंग क्रॉस करना पड़ता, उसको चेक्स होते उसके लिए। मासूम नौजवान बच्चों को वीजा मिलता है यूनिवर्सिटी में अब्रॉड पढ़ने के लिए, जाने देते हो लोग। तो डिस्क्रिमिनेशन की बेहतरीन मिसाल एक रेसिस्ट स्टेट है इजराइल, रेसिस्ट स्टेट है इजराइल। तो क्या वो हॉस्टेजेस जो है इजराइल के, उनको छोड़ देना चाहिए हमास को? देखिए हॉस्टेजेस, वायलेंस, ये सब खत्म होना चाहिए। हॉस्टेजेस को बिल्कुल छोड़ना चाहिए, क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? बिल्कुल छोड़ना चाहिए। मगर आप लोग एक बात समझो, ये जो फलस्तीनियों पे जुल्म चल रहा ना, ये अक्टूबर से नहीं शुरू हुआ। ये आप देखिए, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था हिस्टोरिकली। अगर आप देखेंगे कल के दिन
2 नवंबर को 1918 में बैलफोर डिक्लेरेशन हुआ था और बैलफोर डिक्लेरेशन के तहत फलस्तीन की जमीन को इजराइलियों को दे दिया गया था। कल का बहुत तारीखी दिन था और उस वक्त से शुरू हुआ पूरा फलस्तीनियों को वहां से बेदखल करने का। So 70 lakh Afghans have been asked to leave Pakistan. This is also human crisis, like what is going on in Palestine, so in Gaza. So what do you see? How do you see this? And No, why don't you ask the Prime Minister to do something? आप मोदी जी से पूछ लीजिए भाई कुछ करिए उसके लिए। तालिबान से बात कर रही है, मालूम आपको मोदी जी? मौजूदा बीजेपी सरकार तालिबान से बात कर रही है और योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तालिबानी मानसिकता है। भाई मोदी जी की सरकार बात कर रही है तालिबान से, आप उनसे पूछ लीजिए क्या करेंगे उसके बारे में। ये जो पैलेस्टाइन का इशू है, इसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि फलस्तीन अरबों के लिए, इंग्लैंड अंग्रेजों के लिए, फ्रांस फ्रांसीसी लोगों के लिए गांधी ने कहा था। और हमने हमेशा फलस्तीनियों के कॉज को हमने सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस किया, हमने स्टैंड इशू किए। खुद ये मौजूदा बीजेपी की सरकार राइट विंग सरकार है और वो भी कह रहे हैं कि हम पैलेस्टाइन स्टेट के कायल हैं। सर, नेक्स्ट सवाल इससे रिलेटेड है। कांग्रेस का ये कहना है कि ओवैसी साहब जो है वो लगातार अपनी रैलीज में फिलिस्तीन का मुद्दा इसलिए उठा रही है क्योंकि लोकल मुद्दों से लोगों को भटकाना चाह रही है। हाँ। तो इस पर अच्छा लोकल मुद्दों से लोगों को भटका रही है, इसलिए जानबूझ के इंटरनेशनल मुद्दों को लाया जा रहा है। अच्छी बात। आप बोल दीजिए कि फलस्तीन में कुछ नहीं हो रहा, बोल दो ना फिर कांग्रेस पार्टी। फलस्तीन में पूरा अमन है, फलस्तीन में पूरा नहरें बह रही हैं, दूध मिल रहा है, बच्चे नहीं मर रहे हैं, अस्पताल बर्बाद नहीं हो रहे हैं, 11 लाख लोग बेघर नहीं हुए हैं, सब कुछ है। कल बोलते राहुल गांधी, क्यों नहीं बोलेंगे? बोल दीजिए, आप बोलिए ना, क्यों नहीं बोलते? आप बोलिए, आप बोल दीजिए वो ऐसे गलत कह रहा है, झूठ कह रहा है, फलस्तीन में कुछ नहीं हो रहा है, फलस्तीन में 5000 बच्चे नहीं मरे हैं, फलस्तीन में 4000 महिला नहीं मरी है, वो इसी झूठ बोल रहा है, ये बीजेपी से मिला हुआ है फलस्तीन की मांग, वो भी बोल दो। या बोल दो कि फलस्तीन से मुझे पैसा मिला है, वो भी बोल दो। कौन रोक रहा हूं? बके जा रहा हूं जुनू में क्या क्या वो मामला है। सर, लेकिन फिलिस्तीन के मसले पे फिलिस्तीन के मसले पे लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आप विश्व बिरादरी से, भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि वो सब चीजें रोका जाना चाहिए, लेकिन आपने कभी हमास से अपील की कि वैसा मत करो? हमास से अपील की कि ऐसा मत करो? मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ। नहीं, मैं उनका देखिए मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ। नहीं सुनिए, मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं भारत सरकार को अपील कर सकता हूँ। वो किए क्या सर प्रधानमंत्री से आप? हाँ सर, आप इतना गुस्से में क्यों आ रहे हैं? पानी पीजिए, अरे इतना पानी दो भाई। अरे पानी क्यों इतना? आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, आप अधिकार है उनसे बात करने का। जर्नलिस्ट बन के वो आपका व्यवहार है, आपका एक बहुत बड़ा व्यवहार है। आप इतना गुस्से में क्यों आ रहे हैं भाई मेरे? आराम से, आराम में नहीं करूँ, कहीं नहीं जा रहा, मेरा दफ्तर है। आप आए यहाँ पर बुलाया, आपको शुक्रिया, बोलो क्या बोलना है बोल दो। प्राइम मिनिस्टर सुनो, आपको चाहिए कि पार्लियामेंट की वेबसाइट पर जाइए, कितनी स्पीचेस मेरे लोकसभा में फलस्तीन के ऊपर देख लो। आप देखो भाई, मैं 4 मरतबा का एमपी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब करा। मैं हर बार बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर से अपील कर रहा हूँ। मैं क्यों हमास से अपील करूंगा? मेरे क्या सगे है वो? नहीं, मेरे ससुराल रिश्तेदार में नहीं है और दूर तक ही नहीं है। सुनो, मैं भारत का हूँ और बाबा आदम के जमाने से हम यहाँ पर है, समझे ना? तो ये हम कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बोल रहे, गवर्नमेंट एड भी दी उनको राफा से। हाँ बोले, आप नहीं देते तो मैं क्या करूँ सर? मेरी गलती थोड़ी है। आपके हर BJP had said that we will scrap the Muslim quota once we come to power because it's eating our. अरे दीजिए, छोड़िए ना, ये छोड़िए ना। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? बीजेपी की टाई हो रही वहां पे। अच्छा, ये रिजर्वेशन की बात पे, रिजर्वेशन की बात पे बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, दोनों शिवसेना बोल रहे मराठा रिजर्वेशन देंगे। मुसलमान क्या करना फिर? मुसलमान क्या करना महाराष्ट्र में? जबकि महाराष्ट्र हाई कोर्ट हैज अपहेल्ड द मुस्लिम रिजर्वेशन।
आप हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ो, इन एजुकेशन जब अफेड नॉट इन एम्प्लॉयमेंट 250। आप क्यों नहीं बोल रहे? कांग्रेस नहीं बोल रही महाराष्ट्र की, एनसीपी नहीं बोल रही, बीजेपी नहीं बोल रही, और दोनों शिवसेना नहीं बोल रहे, मगर वोट होना रिजर्वेशन नहीं देंगे। ये कौन सा इंसाफ है भैया? बराबर दीजिए हमारे मराठा भाइयों बहनों को, मुसलमान को भी दो ना भैया। बोल रोक रहे, आप तो बोलते ही नहीं मत बोलो, बोलना नहीं, क्यों नहीं बोलना? हम बोल रहे हैं महाराष्ट्र में मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना, धनगरों को मिलना, मुसलमान को भी मिलना। मुसलमान का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस एक्सेप्ट किया हाईकोर्ट ने, और उसकी बुनियाद पर इंपेरिकल एविडेंस को महमूद रहमान कमेटी को एक्सेप्ट किया, उसको देना चाहिए, बराबर देना चाहिए मराठाओं को। अब यहाँ के यहाँ बोल खत्म करेंगे, बाबू महाराष्ट्र को देखो थोड़ा, वहां पे फिक्र करो। यहाँ पर तो है, यहाँ पर हमारे सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है, हमारे पास इंपेरिकल एविडेंस है। अब बीजेपी समझ रही है ऐसा बोलने से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो बोल रिजर्वेशन नहीं देगा उन्होंने पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे, अंबरपेट से भाग गए उन्होंने। आप लोग पूछ रहे नहीं, कृष्णा यादव कोई नहीं पूछ रहे आप लोग, नहीं आप लोग कोई नहीं पूछ रहे, हैरत हो नहीं करते। अरे कोई नहीं पूछ रहे, क्यों नहीं लड़ रहे इलेक्शन? कृष्णा यादव को दे दिए ना, स्टैम्प पेपर स्कैम वालों को दे दिए ना, स्टैम्प पेपर क्यों नहीं लड़ रहे भाई? हाँ, दूसरे भी तो लड़ रहे, ना। हाँ, नहीं पूछ रहा हूं मैं, खाली दिमाग में है कि आप ऐसा पूछते रहे तो दिमाग खुलते रहता है। एक्सपीरियंस रहा है तो वो सही नहीं रहा है, तो अब इस मरतबा आप वहां से नहीं देखिए एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। कोई भी इलेक्शन जो होता अच्छा एक्सपीरियंस होता, जीत हार तो खैर अलग बात है, तो उससे हम लोग कुछ सीखे। और जो हमारे यहाँ 2 कॉर्पोरेटर्स भी हैं, 4 लड़े थे कॉर्पोरेटर, 2 पे अच्छा काम करे, 2 पे जरा थोड़ा कमजोर पड़ गए। अब अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, मुझे यकीन अच्छा होगा। आपके दोस्त कांग्रेस से लड़ रहे हैं? कौन मेरे दोस्त? मेरा कोई दोस्त नहीं। नहीं, उनके दोनों जो 2 भाई हैं वो मेरे साथ निजाम कॉलेज में पढ़े हैं, मेरे करीबी दोस्त रहे हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, मेरे दोस्त हैं वो। इनको मैं नहीं जानता हूं, इनको मैं नहीं जानता। इन मुरादाबाद में थे, फिर वहां से वो नहीं हुआ, फिर टोंक गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कांग्रेस पार्टी, उनको पार्टी में क्या करें? दोनों पार्टी के भी चुनाव में जैसा कि बीजेपी और कांग्रेस, तो यहाँ पर तो टीआरएस है, तबादल है कुछ कम, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपका क्या ख्याल है? राजस्थान की खुशखबरी दे तो 2 दिन में सुनो आप, डोंट वरी, आई एम वर्किंग ऑन इट। आप सुन लो, राजस्थान आपको आई मालूम होगा इंशाल्लाह। हो, बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है? आ जाओ, बोल रहा हूं मैं भाई, आप इतना चीखा मार के बोल रहे, ऐसा बोल रहे जैसा कि बेचारा जो ट्रांसलेट कर रहा उन्हें परेशान है, सब बोल रहे कहीं को बोलते। आ जाओ ना भाई, आप हैदराबाद से आके लो, आप कौन बोल रहा आपको? अमेठी, तो आप अमेठी जीत सकते, क्या बोल रहा हूँ हमारे को? आप बोलो, हम पूछ रहे आप दोबारा स्मृति ईरानी को हरा सकते क्या हरा सकते? बोलो हमारे। आप वायनाड मत करो, हैदराबाद कर दो, चलो आ जाओ, एक सीट कर दो, आ जाओ, कौन रोक रहा आपको? आप जो है आप अमेठी हार गए, मैं हराया वहां पे, मैं तो गया भी नहीं वहां पे। और आपको बता रहा हूं, कभी इंशाल्लाह कोई वक्त मिलेगा ना मेरे को, आप तमाम को मैं अमेठी लिख जाऊंगा एक दिन। आप अमेठी जाके देखना, देख के बोलना, अरे बाप वापिस चलो हैदराबाद को बोलना। वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी अमेठी है, क्या डेवलपमेंट वहां पे हुआ देख लो आप। मैं जाके देखा हूं अमेठी, मरहूम जफरयाब जिलानी साहब के साथ अमेठी मैं 4 दिन फिरा। मैं वहां पे दूसरे रिजर्वेशन जलसे कर रहे थे, तो जिलानी साहब मेरे को बोले जाओ तुम जाके देखो। हमारे वालिद के पुराने दोस्त थे, साथी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आप अमेठी जाके देखो, मालूम होता आपको क्या होगा वहां पे, क्या यूं करे देखो आप।
Sir, KTR calls Rahul Gandhi. सर आप कांग्रेस को बोल रहे हैं कि यहाँ पर तेलंगाना में कुछ नहीं होने वाला है, दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस दावा कर रही है कि 9 दिसंबर को यहाँ पर सीएम कैंडिडेट का वोट भी लेने के लिए इंडी स्टेडियम बुक हो गया है। हाँ 9 दिसंबर को बोलते ना वो मिनिस्टर भी नामबिली से तय हो गया है। हाँ। नामबिली कैंडिडेट अरे मैं तो ये सुना कि पूरी कैबिनेट बन गई। मैं तो ये सुना कि फूल का हार भी पहन लिए। मैं तो ये सुना कि जीत भी गए। अब क्या बाकी रहा भाई, अब तो जरूरत ही नहीं है, हो गया पूरा खेल ही खत्म हो गया। अब क्या बाकी रहा, हो गया, आगे होगा क्या करेंगे, क्या मसला बन है। अभी तो जंग शुरू हुई, क्या है अभी तो शुरू हुई, अब मैदान पे सब आएंगे। अब देखो आप हो गया, ये हो गया, वो बुक करा लिए, ये बुक करा लिए, इससे पहले भी बुक कराए थे। माजिद साहब है, पूछो उनको आप 1999 में कौन दिल्ली को जाके फुलकार में लिए थे 3-4 लोग। होता है इनके पास, यही कल्चर है। मैं तो सुना कि झगड़े हो रहे, नहीं मैं बनता हूं तू बनता हूं बोल। कर्नाटका में आप देखो कांग्रेस के 10 MLA हॉलीडे पे जा रहे थे, नहीं जाना बोलते। फिर तू कोई बोले दुबई को जाते, नहीं जाना बोले। अभी मैं सुना कि अभी कोई बोला है कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर है, इनको ऐसा रहता मामला। सर ऑल इंडिया पप्पू का कुछ बोल रहा है, हाँ केटीआर साहब बोल रहे हैं। केटीआर साहब अपनी बात करेंगे, मैं अपनी बात करूंगा ना। मैं कहीं उनकी बात करूंगा, वो अपनी बात करेंगे, मैं अपनी बात करूंगा। तो आप फिर राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हो? क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ ना, उनको भूलने की आदत है उनको बेचारों को। उनको कोई समझाना बिठा के, माजिद साहब का समझाओ दे रहा, बोलो हम समझाओ, ऐसा न करो, ऐसे काम पढ़ो लिखो बोलो। चारमीनार के जो कैंडिडेट आए थे उन्होंने कहा कि ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया गया अगर हमारी सरकार है, क्या उस पर देखिए वो उनका पहले का प्रेसिडेंट क्या था, प्रकाश था, ओबीसी था। उनका पहले का पार्टी प्रेसिडेंट क्या था, प्रसाद साहब, नहीं मालूम क्या था उन्हें, बीसी थे ना, क्यों हटाए? फिर आप ओबीसी महिला को रिजर्वेशन नहीं देते महिला बिल में, आप नहीं देते, क्यों नहीं देते? आप 50% लिमिट को ब्रीच क्यों नहीं करते? रिजर्वेशन करो आप, ओबीसी को फायदा होगा उसमें, वो भी नहीं करते आप, बोलते। सर अरे चारमीनार के कैंडिडेट जुल्फिकार साहब मेयर इलेक्शन लड़े थे, उसके बाद कई जमाने के बाद गैर ना पब्लिक में थे, क्या सुटेबल कैंडिडेट है चारमीनार? मंजलिस का सिपाही जो है ना, जंग लड़ते रहता हूं हमेशा। आप नहीं जानते मंजलिस के सिपाही को, हमेशा ऐसा है, हमारी गाड़ी हमेशा चलते रहती, एक्टिव रहते, आप उसमें मत हो जाओ। चाहे वो हम कोई भी है तो हमेशा दूल्हा तैयार होता। हाँ हाँ नहीं, दूल्हा तैयार है तो वो तो देखिए, दूल्हा हमेशा तैयार है। तो जुल्फिकार को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप जानते जुल्फिकार का पहला बल्दिया इलेक्शन, आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट म्युनिसिपल इलेक्शन जुल्फिकार का क्या हुआ था? जुल्फिकार के पहले म्युनिसिपल इलेक्शन में अर्सपल आंध्र प्रदेश से एरिया से लोग आके फर्स्ट टाइम हैदराबाद में बॉम्ब्स मारे थे, बॉम्ब्स मारे थे जुल्फिकार के इलेक्शन में। जुल्फिकार के इलेक्शन में बॉम्ब्स मारे थे, 10 लोग जख्मी हुए थे। और एक औरत को मैं देखा था, मेरे वालिद साहब उस दिन इलेक्शन में था, एक औरत के पैर पे बम लगा, मैंने इंजरी हुई, तो खून बह रहा था। ऑटो में लिख जा रहे तो पोलिंग बूथ सामने आया तो औरत उतर गई ऑटो में से, बोले वोट डाल के जाती साला था। वो जज्बा है। जुल्फिकार की शुरुआत बम से हुई थी, बम से बमा गिराए थे उसके इलेक्शन में। और फिर वहां पे तलवारा भी चले थे, हाँ चिंगारा निकले थे। एक ग्रुप था मंजलिस के खिलाफ, मैं देखा हूं। ऐसा मत समझो, अंडर एस्टिमेट मत करो आप मंजलिस के कैंडिडेट्स को। आप इस बार मर्दान में भी टिकट दिया दो कैंडिडेट आप बोलते हैं क्या, मतलब इतने सालों से भाई सीट पे जीत रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी है उसमें? नहीं, देखिए हम कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कुछ नहीं है। चेंज करना है, चेंज इन द प्रोसेस ना है। और हम उनको ऐसा नहीं है पहले से उनको इतला करें, कॉन्फिडेंस पे लिए, फिर आने के बाद हम बात किए।
हमारे साथ ही रहेंगे। अब लिखने वाले लिखते, कुछ भी लिखते, क्या लिखते उनको नहीं मालूम, लिखते लिखना है, काला करना है, लिखते। इस बार राजेंद्र नगर में प्रकाश मार्केटिंग को हराना है उन्हें। हाँ हराते हैं, जीतना है हमारे को, हमारा एमएलए बनना। आप समझ रहे हैं, बस जीतने के लिए इलेक्शन वहां पे हम बराबर दोनों के खिलाफ कैंपेन करेंगे। सर फिर एक मरतबा औरतों के साथ नाइंसाफी हुई सर, आपने टिकट दिया। हाँ नहीं कहा, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये महिला आरक्षण मुसलमानों को दो बोल के, आप मेरी बात समझ रहे नहीं। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, महिला आरक्षण में मुसलमान महिला को दो, आप एक सीट आपकी दे दो। अरे भाई देखिए, आपका तो आरक्षण प्रोटेक्टेड है अपर कास्ट का, दूसरे क्या करना फिर? ओबीसी है उसमें, मुसलमान है, वही तो अमेंडमेंट मूव करे पार्लियामेंट में, आप दो बोल के। अब देंगे, फिक्र मत करिए, देंगे 29 में या हमारा जो भी है देंगे इंशाल्लाह। सर लेकिन ये बड़ा आप खत्म भी करेंगे ना। एक सवाल बड़ा अजीब है कि आप पूरे तेलंगाना में बीआरएस से दोस्ती कर रहे हैं, राजेंद्र नगर जुबली में कुश्ती कर रहे हैं। हाँ राजेंद्र नगर जुबली में कुश्ती करने के लिए तैयार है बीआरएस से, हाँ और पूरे तेलंगाना में दोस्ती कर रहे हैं। जहाँ आप है वहाँ पर आप बोल रहे कि आपको वोट दो, जहाँ आप नहीं है वहाँ बीआरएस को। मामू को वोट दो बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं मैं मामू को बोल रहा हूँ। तो ये दो सीट पे कंफ्यूजन। अरे क्यों कंफ्यूजन है? क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है सब बात मंजलिस की। जहां हम लड़ रहे वहां पर पतंग मिलेगी, खत्म हो गया। और क्या कंफ्यूजन? क्या हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी को लेकर आगे बढ़ता है। रोशन बोल। I would request you to please wait. We'll announce the name of the candidate very shortly. You write, how can I authenticate your news? No, I cannot stop you from writing what you want. But when you write something, you take a reaction from me to authenticate what you have written. I cannot comment on it. No, I cannot comment on it. See, you have the right to write whatever you want. That is your right. My right is not to authenticate what you are writing. I will reply in a different way. Sir, the DRS did not fulfill its promise of hiking the Muslim quota. Of? Hiking the Muslim quota to 12%. They Sir, promised. It didn't even please understand that 4% is on a Supreme Court stay. 4% is on a Supreme Court stay. And that to a constitutional bench. Now, anyone who is saying this, can they give an assurance that reservation will not be taken away if this is removed? So that 4% is there. Let us continue with this. And the day the Prime Minister or any government one day will have to breach the 50% reservation limit. That is the time you increase the reservation. But right now it is on the Supreme Court stay. How can you go over above? How can you violate the Supreme Court judgment? Please tell me. Try to understand what I am saying. There is a Supreme Court judgment which has allowed you 4%. You cannot violate the Supreme Court judgment. How can you violate the Supreme Court judgment? सर अपने कैंडिडेट पर एमएलए कैंडिडेट को अपने अनाउंस नहीं करें, इसका मतलब चेंज है क्या सर? किसका? क्या एमएलए चेंज कर रहे हैं क्या इस बार? अरे ठहरो भाई, मैं बोलता हूँ आपको कुछ देखिए ना, ठहरिए। वैसे मेरे ऊपर खातून है, फिक्र मत करिए। आपके ऊपर नहीं है तो नहीं मालूम है, मेरे ऊपर। सर आपके भी फोन में रेड अलर्ट आया क्या? हाँ आया ना, मैं बोला मेरे को भी आया। नहीं सर, आप ट्वीट करें। हाँ नहीं मेरे को आया, मैं बिल्कुल आया। अब आपको दिखाओ तो दिखाया तो ईमेल खोल के मेरा आया मेरे को। क्या है सर? अब नहीं मालूम क्या, मेरे पीछे भी पड़ के मेरे फोन में नहीं मालूम। मेरे को ना तो सेकंड वाइफ है, ना मैं कोई गंदे काम करता हूँ, ना मैं कोई बुरे सोबतों में रहता हूँ। जैसा भी हूँ वैसा ही हूँ मैं। अब मेरे पीछे भी पड़े, नहीं मालूम क्या सुनना चाह रहे, नहीं मालूम। दे दे एक बार पूछो तो। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं निकलता उनको, इसमें खाली हैदराबाद के खट्टे डरावा निकलते हैं।
गब्बर खान का ब्लेम मिलता है इसमें। आबे डेढ़ मत वाले की बातें निकलती है, सालार के मेरे वालिद के तखारीर मिलेंगे, अकबर के तखारीर मिलेंगे। अगर पूछे तो नहीं, अकबर के तखारीर सुनो आप, अकबर के तखारीर मिलेंगे और कुछ भी है ही नहीं, उसमें है ही नहीं कुछ भी। अब आप लोगों के वीडियोस होंगे थोड़े बहुत, अब वो भी निकालिए तो परेशानी। सर आप एक ईमानदारी से एक ही क्वेश्चन का मैं जब से बेईमानी से बोल रहा हूं, मेरे भाई, मैं जब से बेईमानी से बोल रहा हूं, ऐसा तो बेइज्जती मत करो मेरी, नहीं ऐसा तो मत करो आप। कमेटी से आपका जो क्षेत्र आता है वो खूबसूरत है या आपका क्षेत्र खूबसूरत है, और आने टाइम में वो क्षेत्र को आप खूबसूरत बनाएंगे क्या सर? बिल्कुल बनाएंगे, आप फिक्र मत करिए, ईमानदारी से सर समझिए सर, मैं आपसे ईमानदारी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जो है एक RTI एप्लीकेशन डालिए और जिस दिन रिप्लाई आ जाएगा मेरे पास आ जाना। आप ये बोलना कि हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में GHMC, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ क्या क्या काम किए 4 साल में, आप ला लो, आपको आ जाता है 15 दिन में, अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे ना, डन, एक्सेप्ट, गुड, ईमानदारी का बात सौदा हो। और कुछ है भाई? अरे बालू के मैंने बोला, हाँ रिकॉर्ड। So basically, the National Dam Safety Authority, नेशनल Dam Safety Authority, where they have said that there are serious problems in design and construction. Right. Only the government and the irrigation department responsible for the flaws. राइट। I'm not sure if it has come to your notice. I have not read it, but I have read the statement of Mr. K.T. Ramarao that all the rectification costs would not be borne by the state government. This is what he said on record. But I am yet to see the statement which you have said. Let me read it, then I can react on it. I cannot react immediately without reading it. That's why I said I don't think. Yeah, thank you. I am grateful. और कुछ है खत्म ना भाई, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलेगा सर, 1 to 1 सर। नहीं कोई बात नहीं।